गुड डे गाइस, अकस्टम्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम सीबीएसई क्लास 11th अकाउंटेंसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पर्पस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना, आपकी रिवीजन में हेल्प करना और आपके डाउट्स को क्लियर करना होगा। इस पूरे सेशन को हम लोग बायलिंगुअल रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करे जाएंगे, जो टर्म्स होंगी वो आपको समझाने के लिए भले ही हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा, लेकिन आपको लिखवाई जाएंगी सब इंग्लिश में ही। तो अकाउंटेंसी क्या है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जुड़ी किस चीज़ से है। जहाँ जहाँ बिजनेस का नाम आएगा वहाँ वहाँ अकाउंट ज़रूर होगा, क्योंकि बिना अकाउंटेंसी के, बिना अकाउंट्स के, बिना फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी, जो प्रोसेस दिया हुआ है, जो गाइडलाइंस फॉलो करी जाती हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं अकाउंटेंसी के, उन्हें फॉलो करे बिना, उन्हें अपनाए बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। भाषा कुछ भी हो सकती है। अगर आप एक अच्छे सीए से मेंटेन करवाना चाह रहे हैं या फिर आपका एक अलग से डिपार्टमेंट है इस चीज़ को बनाने के लिए, रिपोर्ट्स को और सबको, तो आप अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि हमारे कंपनीज अकाउंट में मेंशन्ड है या फिर अथॉरिटीज़ द्वारा जो पूरा आपको वैलिडेट करके दिया जाता है कि आपको ये प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने। वरना अगर आपको कोई मेंटेन नहीं करना, किसी को अपनी रिपोर्ट्स दिखानी नहीं है, मतलब फॉर पब्लिक और द यूज़र्स, आपको अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करनी, तो आप अपने डायरी में भी सिंपल से अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अब आपको अकाउंट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अकाउंट्स का मतलब होता है बही खाते, हिसाब रखना। किस चीज़ का हिसाब रखना? जो बिजनेस हो रहा है या फिर कोई व्यापार हो रहा है, उस व्यापार में जो भी लेन देन, बॉट सोल्ड, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, लेन देन का सामान, लेन देन की बात की गई है, अगर उसका संबंध या फिर उसको आप पैसों में बता सकते हैं कि कितना इसका अमाउंट है, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कि सपोज़ ये पेन मेरे को मार्केट से ख़रीदना था, तो मेरे काम में इस पेन को ख़रीदना भी आता था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। अब मैं ये बता सकती हूँ कि इस पेन को मैंने 5 रुपये में ख़रीदा, तो क्योंकि ये पैसों में बताया जा सकता है, इस वजह से इसको हम अकाउंट्स में लेकर आएंगे। तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड होती है, जिसको आप पैसों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको आप अकाउंटेंसी में लेकर आएंगे और अकाउंट्स में लेकर आएंगे। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी है आपका एक प्रोसेस फॉलो करना जिससे आप ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इनको कैसे आपको प्रेजेंट करना है, क्या तरीका होना चाहिए आपको इसका मेजर करने का, और किस द्वारा आप इसको किस प्रोसेस से बनाएंगे जो अपने इसके जो यूज़र्स हैं उनको दिया जा सके। तो इसकी एक डेफिनेशन है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कह सकते हैं हम इसको, जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो इसकी एक डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, जो आप अपने एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं। बहुत इजी है और अपने आप में इतनी सफिशिएंट है कि पूरी अकाउंटेंसी क्या है उसको एक्सप्लेन कर सके। तो अकाउंटेंसी, आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, वरना मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ साथ में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, किस किस चीज़ का प्रोसेस है अकाउंटेंसी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ
ट्रांजैक्शंस कि ये मुझे अपने अकाउंट्स में लेकर आनी है या नहीं, ये मुझे मेंशन करनी है अपनी अकाउंट्स बुक में या नहीं, इसका एक पूरा अच्छे से बाद में मैं आपको समझाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेजरिंग, अब मैंने ये जान लिया कि मुझे ये ट्रांजैक्शन या फिर ये जो भी हुआ है, कुछ भी लेन देन का या फिर कुछ भी आपके बिजनेस में रूटीन में कुछ आपने ऐसा कोई ऑपरेशन कुछ काम किया है जो आपने पहचान लिया कि आपको अकाउंट्स में मेंशन करना है, तो अब उसको मेजर कैसे करें कि उसकी अमाउंट क्या डाली जाएगी। ठीक है, अब मेजरिंग करना आप कहोगे कि मैम 5 रुपये का पेन है, 5 रुपये में ही कर देंगे। हो सकता है कि ये मुझे 5 का ना पड़ा हो सकता है जब मैं ख़रीदने गई इसकी कॉस्ट 5 रुपये है, लेकिन जब मैंने ख़रीदा तो उसने कहा कि मैं आपको 3 रुपये में दे रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्ड क्या करूँगी, मैं 5 रुपये रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे एक्चुअल में मेरे 3 रुपये गए हैं, तो अब मैं इसको 3 रुपये में अपने अकाउंट्स में लिखूँगी। तो मेजरिंग क्या है, क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन मतलब उसकी अमाउंट निकालना, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में लेकर आना, उसको नंबर्स में लेकर आना, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स अकाउंट्स में नहीं लिखते। आपको उस पेन को खरीद के कैसा फीलिंग आ रही है, उसका क्या असर हुआ है आपके ऊपर कि ये पेन बहुत स्मूथ चल रहा है, ये पेन बहुत रफ चल रहा है, ये आप अपने अकाउंट्स में नहीं लिखते। आप अपने अकाउंट्स में ये लिखते हैं कि आपने पेन खरीदा, कितने का खरीदा, दैट्स इट। आपको कैसा फील हो रहा है या फिर किस तरीके का प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है, असर आपके ऊपर पड़ रहा है, ये चीज़ आप अकाउंट्स में मेंशन नहीं करते। रिकॉर्डिंग, अब आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, रिकॉर्ड मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, आप अपनी बुक्स में रखोगे कैसे, आप अपनी बुक्स में लिखोगे कैसे, क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्या एक मेथड है, किस तरीके की टेक्निक फॉलो होनी चाहिए, क्या आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, किस तरीके की आपको बुक्स मेंटेन करनी चाहिए, ये सारा आपका रिकॉर्डिंग में आता है। एंड में आता है कम्युनिकेटिंग, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करने का एक पर्पस भी ये होता है कि जो हमारी ऑपरेशंस हैं बिजनेस के, जो हमारे जितना भी फाइनेंशियल या फिर पैसों के मामलों में जितना भी होता है लेन देन या फिर कितने भी इवेंट्स होते हैं एक बिजनेस ऑपरेशन में एक विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसमें आप दूसरों को बताना चाहते हो। अब कम्युनिकेट आप किसके साथ करोगे, इसके जो यूजर्स होंगे। अब हर किसी को तो इंटरेस्ट होता नहीं है हर किसी के बिजनेस में। अब आपको उस आपके घर के सामने कोई दुकान होगी, आपको उसके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके वहाँ काम नहीं करने जा रहे, आपको कोई मतलब नहीं है, आप गए वहाँ सामान खरीद के आ गए, दैट्स इट। तो इसके यूजर्स जो होते हैं वो होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स के साथ इन रिपोर्ट्स को कम्युनिकेट करने का, क्योंकि ये एक तरीका होता है, आप हर किसी को जा के ये नहीं बताओगे कि मेरे काम का, मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है मेरा बिजनेस, ये आपको हर किसी को बता के आने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिपोर्ट्स, आपकी अकाउंट्स जो काम होते हैं, यही सारा काम करते हैं आपकी चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए, आपकी चीज़ों को बताने के लिए दूसरों को। ठीक है, तो इसके आगे इसको पूरा करते हैं ताकि आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकें। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक events of an organization to the users of such information, that's it। तो अब ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है, मैं एक बार आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अकाउंटेंसी क्या है, ये एक प्रोसेस है किसका, जो आपके इकोनॉमिक इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब
इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं आपके बिजनेस के जो आप मनी में एक्सप्रेस कर सके। वो मैं जब आपको ये वर्ड समझाऊंगी इसको और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी, तब मैं आपको इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब अच्छे से समझा दूंगी। अभी आप सिर्फ एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि अकाउंटेंसी क्या है। एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, कम्युनिकेट करने का, क्या क्या हम चीज़ें कर रहे हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनको उस इवेंट्स के या फिर उस इंफॉर्मेशन के जो यूज़र्स हैं जिनको उस चीज़ से मतलब है, उनके पास पहुंचाने का एक तरीका है क्या, अकाउंटेंसी। जैसे आपके घर में या आपकी फैमिली में अगर कोई बिजनेस करता है तो आप उनसे पूछिएगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया कि आप जानना चाहते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तो वो बताएंगे हमारा बिजनेस मुनाफे में चल रहा है। अब वो मुनाफा उनको कैसे पता चला? अब ऐसा तो है नहीं कि वो हर दिन जाते होंगे अपने घर में और देखते होंगे कि आज मैंने इतना पैसा कमाया और उतना पैसा कमाया। नहीं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने अकाउंट्स बनाते होंगे, उनको मेजर करते होंगे कि इतना गया और इतना आया और इतना बचा, तो ये कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जैसे सपोज आप कुछ चीज़ बेचना चाहते हो, ठीक है, आपका काम है से ये पेन्स बेचना। अब आप गए, आपने जो पेन बनाते हैं, जैसे कि ये पेन जो है, इस पे नाम नहीं लिखा हुआ, सॉरी, से सेलो का पेन है, तो सेलो के पेन के ओनर, आप उसके पास गए कि मुझे पेन दे दो, मुझे पेन बेचने हैं। उसने कहा आप कितने के लोगे? उसने आपको दिए 3 रुपये का एक पेन, आपने जाके बेचा 5 रुपये का एक पेन, तो आपको क्या हुआ? 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब हर कोई सिर्फ एक एक पेन का तो नहीं नापेगा, तो उसको, या फिर हर चीज़ पे तो आप लिखते नहीं चलोगे कि मेरे को आज ये वाला पेन बेचने का इतना फ़ायदा हुआ। हो सकता है किसी को आप 5 का नहीं 4 का बेचते हो तो आपको 1 रुपये का हुआ। हो सकता है आपका पेन खो भी जाए तो आपको नुकसान हो गया, ठीक है, आपको पूरा 3 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये चीज़ को बार बार ना करने की लिए हम लोग प्रॉपर एक रूल्स को फॉलो करते हैं, जिससे हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें हम ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम एंड में बैठ के सब कुछ अपना एनालाइज कर सकें और बता सकें कि हाँ, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस ऐसी है। इकोनॉमिक टर्म्स में, इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के मामले में या फिर पैसों की भाषा में हमारा बिजनेस ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको हो सकता है कुछ लोग होते हैं जो इतना नहीं कमाते काम से, लेकिन उन्हें काम करके अच्छा लगता है। तो जो काम करके आपको अच्छा लगता है वो आप अपने अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। आपने कितना कमाया और कितना गया, वो सब जितना भी आप पैसों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही आप सिर्फ अकाउंट्स की बुक में लिखेंगे। ओके, तो अब मैं आपको ये जो टर्म्स हैं छोटी छोटी जो मैंने यहाँ लिखी हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहली टर्म हमने यहाँ पर यूज़ करी थी। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, लेट इट बी, कि आपकी बुक्स में जो आप स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ कर रहे हो, वेदर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या फिर डीके गोयल से पढ़ रहे हो या टीएस गरेवाल से पढ़ रहे हो या कोई और बुक आप रेफ़र कर रहे हो, उसमें एक डेफिनेशन दी होती है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जिसको आप शॉर्ट में AICPA ये बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम एग्ज़ाम्स में भी रेफ़र कर सकते हैं लिखने के लिए, क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन डालती है एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन उसकी डेफिनेशन में एक वर्ड कम्युनिकेशन मिसिंग है, बिकॉज शायद वो डेफिनेशन काफ़ी पुरानी है, तो उस वक्त उनका मोटिव नहीं होता होगा कि हम अपने यूज़र्स को बताएं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है या फिर अपने अकाउंट्स को शेयर करें। उस वक्त हो सकता है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट अपने लिए रखती हो, जो मैनेजर्स एंड सीईओ, लेकिन आज के टाइम पे इनको बाहर बताना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वो मैं आपको आगे कम्युनिकेटिंग सब हेड में बताऊंगी। तो इसलिए आप चाहे तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम्स में ऑब्वियसली मार्क्स दिलाएगी। आप अगर चाहे तो उसकी डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर आपको याद करने में इतना ही मज़ा आ रहा हो। तो द अदर डेफिनेशन वाज फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में AICPA भी कहते हैं। तो आप कोई और डेफिनेशन भी अगर आपको लर्न करने में इजी लग रही है तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, या फिर ये दोनों डेफिनेशन भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब इस डेफिनेशन को जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था अपने डेफिनेशन में, वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब फर्स्ट पॉइंट था मेरा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई हम किसको कर रहे हैं? आइडेंटिफाई हम ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है। ओके, टू डिसाइड whether the transaction to be recorded or not। तो अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे कौन सी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट्स बुक में मेंशन करनी है या कौन सी नहीं करनी है। जैसे आप कहीं घूमने गए, ठीक है, तो और आपको आदत है आप अपने नॉर्मल के डेली एक्सपेंसेस और जो आपको पॉकेट इनकम मिलती है या फिर आपको जो रिश्तेदारों से इनकम मिलती है वो आपकी आदत है रिकॉर्ड करना। तो अब आपका लाइबल ये है कि आप उन्हीं पैसों को यूज़ करेंगे अपने डेली ऑपरेशंस के लिए या फिर दिनचर्या के लिए। आप जहाँ जहाँ जाते हैं आप उन्हीं पैसों को यूज़ करेंगे। तो सपोज़ आपको अपने दोस्त से मिलने जाना था, आपने उसमें से किराया दिया, फेयर चार्जेस दिए 30 रुपये, 30 रुपीज़ आपने दिए। तो वो 30 रुपये आप अपने ट्रांजैक्शन, अपने अकाउंट्स, जो आप अकाउंट्स बना रहे हो उसमें मेंशन करोगे, ठीक है। अब आपको आपकी मम्मी ने बोला कुछ सामान लाने के लिए, वो भी इतनी दूर ही पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आपको फेयर चार्जेस देने पड़ रहे हैं 30 रुपीज़। अब आप दोनों ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट्स में लिखोगे, ठीक है। तो आप एक ट्रांजैक्शन लिख रहे हो जहाँ पर आप अपने दोस्त से मिलने गए, एक ट्रांजैक्शन लिख रहे हो आप अपने मम्मी के काम के लिए गए, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग उसको? हाउस होल्ड वर्क। दोनों में ही आपने 30 रुपीज़ दिए। अब आप ये दोनों ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे? क्या आप नहीं रिकॉर्ड करोगे? कि आपको आपके दोस्त से मिलके खुशी ज़्यादा हुई थी, आपको आपके घर के काम करके खुशी कम हुई थी। आपको ये दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, भले ही इससे आपको खुशी मिली या नहीं मिली। तो जो चीज़ें इकोनॉमिक इवेंट्स को शो करेंगी, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हुआ, आया या गया, जब आपको आपके रिश्तेदारों ने पैसे दिए तो आपने वो भी लिखे, जब आपको पॉकेट मनी मिली वो भी लिखी। क्यों? क्योंकि आपको उसमें पैसा दिखा, उसमें इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे थे, उसमें मॉनेटरी लैंग्वेज में हम लोग बात कर पा रहे थे, इसलिए हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है तो आपको वो सुन के अच्छा लगेगा, लेकिन आप अपने अकाउंट्स बुक में उसे मेंशन नहीं करेंगे। ओके, तो अब इसमें इकोनॉमिक इवेंट्स का मैंने बात किया, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन हमें किसके बीच में करना है? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी
या फिर मतलब एक्टिविटी वो जो आपने की है, भले ही आपने दोस्त से मिलने गए या फिर सामान खरीदने गए, उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक माना जाए या ना माना जाए, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक होगी तो ही हम उसको अपने अकाउंट्स में लिखने वाले हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी या इवेंट कह लो। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये हो गई, जैसे आपके दोस्त ने आपको प्रॉमिस किया कि मैं तुझे कल पैसे दूंगा 5,000 रुपये। ऐसे दोस्त मिलते नहीं हैं, फिर भी कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा कल। उसमें प्रॉमिस हो गया, वो बात अलग है, लेकिन उसमें पैसों का आना जाना नहीं हुआ, ना तो उसने आपको पैसे दिए ना ही आपको मिले, तो उसमें कोई इकोनॉमिक हैपनिंग हुई ही नहीं, उसमें कोई पैसों का आना जाना हुआ ही नहीं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। जब आएंगे तब की तब रिकॉर्ड कर लेंगे, जबकि जब देखी जाएगी जब आएंगे। लेकिन आज के टाइम पे जिस वक्त मैं वो ट्रांजैक्शन लिख रही हूँ, जिस वक्त आपके दोस्त ने ये बोला कि मैं आपको कल पैसे दे दूंगा, उस वक्त आपके हाथ में कोई पैसा आया नहीं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। इस वजह से हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ओके, या फिर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा ना ऑफिशियल लैंग्वेज में या फिर बिजनेस लैंग्वेज में देती हूँ। सपोज किसी का काम है पेपर बनाना, ठीक है, उसका पेपर बेचने का, ये रिम जो होती हैं ये A4 शीट्स, वो बेचने का काम है, वो ये शीट्स बेचता है। तो जब उसने वो शीट किसी को बेची, ठीक है, जिससे उसने 100 रुपये की बेची शीट्स, ठीक है, या फिर 100 शीट्स बेची, कितने रुपए में, 2 रुपये की एक, ठीक है, तो 200 रुपये उसको मिले। उसका स्टैंडर्ड रेट है, वो 2 रुपये में बेचता है एक शीट को, तो उसको 200 रुपये के उसने 100 शीट बेच दी। वही उसने 100 शीट जो थी, ये तो हो गई आपकी सोल्ड। यही 100 शीट जिसको अगर वो बेच देता तो उसको 200 रुपये मिलते, ये इसने डोनेट कर दी एक ऑर्फनेज में या फिर किसी भी एक सोशल कॉज के लिए, कोई अच्छे काम के लिए इसने डोनेट कर दी। तो अब वो जो चीज़ हो गई वो नॉन इकोनॉमिक हो गई, क्योंकि उसको उससे कोई पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ये मोस्टली NGOs करते हैं, या फिर आप डोनेशन किसी को देते हो तो उसमें जहाँ पर पैसा आपका इन्वॉल्व नहीं होता, पैसों का आना जाना नहीं हो रहा, ठीक है। वो बात अलग है कि आप ये कहोगे कि मैम जब उसने वो फ्री में दे दिए, डोनेट कर दिए, तो उसको लॉस भी तो हुआ होगा, वो डोनेशन में आ जाती हैं फिर, ठीक है, कि हमने डोनेट कर दिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट नाउ द कंसर्न इज़ कि आपको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करना है या नहीं करना। जब आपको वो 200 रुपये मिल गए बेच के, तो आप उसे इकोनॉमिक इवेंट में लेकर आएंगे। और अगर आपको उसके पैसे नहीं मिले या फिर ऐसे ही चला गया, तो वो नॉन इकोनॉमिक इवेंट होता है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। लॉस और नॉन इकोनॉमिक इवेंट में अंतर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी जब उसकी बात आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट की अगर आप चाहें तो मैं आपको डेफिनेशन दे देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई MCQ उसमें आ जाए तो आपको आसानी रहे। तो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस टू ए बिजनेस organization which consists of transactions and which are measurable in monetary terms. ओके, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इवेंट्स की डेफिनेशन, सो इट कैन हेल्प यू। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे, जो हमारा सेकेंड कीवर्ड था हमारी डेफिनेशन में, मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये एक्टिविटी या फिर ये एक्टिविटी मुझे अपने अकाउंट में मेंशन करनी है, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक इवेंट है तो मैं इसको मेंशन करूंगी। लेकिन अब मैं कितना मेंशन करूंगी,
ठीक है। जैसे अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल में जब बताया, ये पेज रिम के एग्जाम्पल में, तो उसमें वो 100 मेंशन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पैसों के मामले में बात कर रहे हैं ना। वो एट द रेट पर पीस करेगा, ठीक है, या फिर पर पेपर करेगा, ये नहीं लिखेगा। वो लिखेगा ये कि मुझे कितना चढ़ाना है, 200 रुपये चढ़ाने हैं मुझे। तो क्वान्टिफाई, व्हेन यू क्वान्टिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, दैट मीन्स मेजरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। मतलब अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेकर आ जाते हो या फिर एक नंबर वैल्यू में लिख कर आ जाते हो जिसमें आप अपने अकाउंट बुक में एंट्री करोगे, तो उसको कहते हैं मेजरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्योंकि ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, थोड़ी सी आपको डीप में समझाने की मेरी कोशिश है, तो थोड़ी सी लंबी रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इसको, बट फिर भी इतना करेंगे कि आपको समझ में आए चीज़ें, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक में दिक्कत है जो आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी लिख के बता सकते हैं, मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर दूंगी। तो सेकेंड चीज़ थी हमारी मेजरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, विच मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब मनी के पैमाने पे या फिर मनी की भाषा में या पैसों के मामले में आप पैसों के हिसाब से दिखाकर उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को दिखा रहे हैं कि मैंने पेपर बेचा, कितने का बेचा, 200 रुपये का बेचा, अब मैं 200 रुपये अपने अकाउंट में मेंशन कर दूंगी कि मेरे को इतनी इनकम हो गई। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इसी चीज़ के लिए अब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे अपना, जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, क्या आपको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कैसे करनी है? वैसे तो आप पूरे के पूरे इस पे आई गेस 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मैं को वर्ड्स में आपको समझाना पड़ेगा, तो समझ लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, सबसे पहले हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अब अपनी डायरी में तो आप कैसे भी लिख सकते हैं कि मैंने इतना रुपए आज मुझे यहाँ से मिले, लेकिन जब आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ओके, टू मेंटेन योर बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स, तो आपको कुछ प्रोसेस होते हैं जो सिस्टमेटिक वे में फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले तो आप इनको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एंड मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे, अगेन नो क्वालिटेटिव टर्म्स, या फिर आपको कैसा लग रहा है वहाँ जाके और कैसी फीलिंग आ रही है। सपोज आपने 12,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, अकाउंट्स के लिए मैटर क्या करता है कि आपको 12,000 का फ़ोन मिला, आपने 12,000 रुपये दिए, तो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होगी वो 12,000 रुपये की होगी। उस फ़ोन को पाके आपको कितनी खुशी हो रही है, उससे अकाउंट्स को कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग अब अपनी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मतलब कि मैं उसको एक अपनी बुक्स में एंट्री दे रही हूँ, ठीक है, कि हाँ भैया अब मैंने तुम्हें पहचान भी लिया, मैंने तुम्हें माप भी लिया, अब तुम मेरे अकाउंट्स में आ सकती हो, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग कैसे होगी? वो होती है हमारी जर्नल एंट्री से, ठीक है। आपने जर्नल एंट्री करके उसको अपने अकाउंट्स में जगह दे दी कि आज से तुम यहाँ रहोगी, तुम्हारा यहाँ रहना हो गया है जब तक ये वाली बुक टाइम पीरियड के लिए चल रही है, ठीक है। ट्रांजेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के बाद होता है क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर सपोज आपने सिर्फ डायरी में लिख के छोड़ दिया और आपको किसी ने पूछ लिया कि बताओ कि तुम्हें इस चीज़ से तुमने ये चीज़ बेची थी, तुमने कितने में बेची, या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को, या फिर सिर्फ पेन हो सकता है उसका काम जो है सिर्फ बुक पेपर में ना हो, वो पेन भी बेचता हो, तो वो अपने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के साथ अगर सबको लिख देगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाएगी।
इसलिए हर चीज़ को अलग अलग क्लासीफाई करना पड़ता है, हर चीज़ का अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। जिसको हो गया, जैसे मैं कह दूँ मेरा पेन का अकाउंट अलग है, बैंक अकाउंट नहीं, आपकी बुक्स में अकाउंट जहाँ पर आप उसकी मॉनेटरी वैल्यूज़ में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कैसे, लेजर अकाउंट्स में, इसको हम लोग ब्रॉडली लेजर अकाउंट्स कहते हैं, जिसका एक डिफरेंट नेम का एक अलग से एक अकाउंट बनता है, जिसमें उसकी जो ट्रांजैक्शन हमने पूरे अपने अकाउंटिंग पीरियड में करी है वो रिकॉर्ड होती है। इसके बाद प्रोसेस आता है समराइजेशन, क्योंकि अब आपने अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, से आप लोग सिर्फ 1 महीने के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, तो अपने 1 महीने में जितने भी आपका एंट्रीज हुई वो डाल ली, डिफरेंट अकाउंट्स बने, ठीक है। कि फर्नीचर का अलग बना लिया आपने अकाउंट, और पेन का अलग बना लिया, और बुक्स का अलग बना लिया। तो अब उन अकाउंट को हमें समराइज़ करना है एक साथ, क्योंकि अब हम हर किसी को अलग अलग पेपर तो पकड़ाएंगे नहीं कि देखो भैया मेरे को जब मैंने फर्नीचर खरीदा तो मुझे इतना का फ़ायदा हुआ, मैंने जब अपने पेन बेचे तो मुझे इतना का फ़ायदा हुआ। नहीं, हम उसको एक पेपर देंगे, पीस ऑफ पेपर। जैसे आप एग्ज़ाम्स अलग अलग देकर आते हैं लेकिन आपका रिज़ल्ट एक में ही आता है, एक रिज़ल्ट एक पूरी शीट पर छप के आता है, ऐसे ही। क्योंकि अब आपको सपोज़ आप जब एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में, तो अब आप अपने हर सब्जेक्ट की अलग तो मार्कशीट लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए आपको एक प्रॉपर रिजल्ट बना के दिया जाता है, जिसमें आपके पूरे मार्क्स की समराइजेशन होती है, छोटे छोटे उसमें कि इतना इतना हुआ और इतना इसका टोटल है, ठीक है। तो समराइजेशन करेंगे। अब अकाउंट्स में समराइजेशन कैसे होता है, अकाउंट्स में समराइजेशन होता है ट्रायल बैलेंस का और फाइनल अकाउंट्स का, ओके। ट्रायल बैलेंस में जो आपके लेजर अकाउंट्स होते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं वो आते हैं, और फाइनल अकाउंट्स में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कि अब आपका पूरी इनकम आ गई है, अब आपको फाइनल बताना है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। सबसे एंड में बनती है बैलेंस शीट, जो सबकी ही जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं उसकी समराइजेशन होती है, ओके। तो मतलब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और फाइनल में बनाते हैं आपने बैलेंस शीट। जो सबसे मेन जो आप पब्लिश करते हैं या फिर कंपनीज पब्लिश करती हैं वो फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट होती है, ओके। तो लास्ट स्टेप आता है इसका। अब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए, हमारी सारी रिपोर्ट्स तैयार हो गई, अब उसको हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसका एनालिसिस करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, और उसको कम्युनिकेट करेंगे। अब उसका यूज़ करेंगे कि उसके यूज़र्स के पास उसको भेजा जाए, ठीक है। तो एनालिसिस अब डिफरेंट अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए कि इस साल का परफॉर्मेंस या फिर इस साल की सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, ये हमारे पिछले साल से या पिछले पीरियड से जिसके लिए हमने अकाउंट्स बनाए हैं, सपोज से लास्ट मंथ में हमारा कैसे हुआ, उसकी एनालिसिस करने के लिए, उसको समझने के लिए कि हमसे क्या गलती हुई है, हमें ये नहीं करना चाहिए था, और उसके यूज़र्स को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए इस रिपोर्ट्स का और इन चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। लास्ट चीज़ आती है हमारे उसमें कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट हम लोग इसको किसके साथ करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे हम इसके यूज़र्स के साथ। यूज़र्स फाइनल अकाउंट्स के इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र्स होते हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, सीईओ हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, डिफरेंट फील्ड के मैनेजर हो गए, डिफरेंट यूनिट के मैनेजर्स हो गए। जैसे कि सेल्स मैनेजर जो है उसको फाइनल अकाउंट्स की ज़रूरत इस चीज़ के लिए पड़ेगी कि मुझे इतनी सेल करनी है, तो क्या मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ है, मुझे इस चीज़ की। सपोज़ जो पेपर बनाते हैं उनका अलग से एक सेल्स डिपार्टमेंट है जो कंपनी की सेल्स देखते हैं, तो वो ये देखेंगे कि क्या हमारे पास इतने पेपर पड़े हुए हैं कि मेरी जो डिमांड है, जो कस्टमर्स मांग रहे हैं, क्या मैं उसको वो प्रोवाइड करा सकता हूँ या नहीं।
ठीक है। तो इंटरनल यूज़र्स आपके कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में ही होते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं। इसमें आपके ये CEO, डिफरेंट यूनिट मैनेजर्स, ऑफिसर्स जो होते हैं, हेड ऑफिसर्स लाइक फाइनेंशियल ऑफिसर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो आपके टॉप ऑफिशियल्स में बैठते हैं वो, एज वेल एज एम्प्लॉयज़, कि जो अब जब एम्प्लॉयज़ को ये पता चलेगा कि उनकी जिस कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं वो इतना प्रॉफिट कमा रही है, तो वो डिमांड करेंगे ना फिर कि हमें सैलरी भी ज़्यादा दो, जब आप कमा इतना रहे हो तो हमें सैलरी क्यों कम दे रहे हो, हमें सैलरी भी दो, ठीक है, एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जिनको ऊपर कंपनी के परफॉर्मेंस का असर पड़ता है, जैसे क्रेडिटर्स। अब कोई सामान जैसे कि रॉ मटेरियल है, अब मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं पेपर को इनको क्लब करके एक पैकेट में डाल के रिम बना के बेच देती हूँ। तो अब ये पेपर भी मुझे अलग अलग सबसे ख़रीदने पड़ेंगे, ठीक है, ये पेपर कोई और बना के देता होगा। अगर मैं उससे उधार में सामान खरीदने जा रही हूँ तो वो चाहेगा कि मैं ये पता करूँ कि ये इतना कमा लेते हैं कि मेरे पैसे वापस कर देंगे, लेके भाग गए तो मेरे पैसे मर जाएंगे। इसलिए क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स में बैंक्स लोन जो देते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा डालते हैं, ठीक है, वो चीज़ वो लोग इसको देखते हैं। टैक्स अथॉरिटीज़, अब टैक्स भी तो काटना है, आपने पैसा कमा लिया, सरकार टैक्स भी लेगी, तो टैक्स अथॉरिटीज़ आपकी रिपोर्ट से कंसर्न होती हैं कि आपने जो टैक्स पे किया है और आपकी जो प्रॉफिट और अर्निंग्स हैं वो उसमें मिसमैच तो नहीं हो रही, ठीक है, तो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं। अदर ऑफिशियल्स होते हैं, अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, जैसे सेबी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे सेबी हो गया, सेबी स्टॉक मार्केट को देखता है, शेयर मार्केट को देखता है, तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, इनको ध्यान देखते हैं, RBI एंड और एवरीथिंग। और एक चीज़ आती है कस्टमर्स भी होते हैं। जैसे एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आजकल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा नीड में आए थे, और ये कोविड के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा आए थे, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी। अब मुद्दा ये आया था कि हम किस कंपनी का लें, तो आप तो खैर सिर्फ प्रोडक्ट देखते हो, बट किसी को अगर मास में ख़रीदना है, जैसे कि अब कोई रिटेलर है जिसका काम है मोबाइल फ़ोन्स बेचना, वो उस कंपनी के पास जाएगा जो उसको अफोर्ड करा सकती है, इतने उसमें आ रही है, ये कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, मैं इससे सामान खरीद लूँ, मैं इसके भरोसे ना बैठ जाऊँ, ठीक है। तो कस्टमर्स भी इसके रिपोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है, उनके लिए भी यूज़ के लिए होती है। अब इसमें एक लास्ट चीज़ है आज की वीडियो के लिए, वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि कितनी टाइप की होती है अकाउंटिंग, किस किस प्रकार की हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। उसमें पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप अपने इस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अपने स्कूलिंग डेज में आप यही पढ़ने वाले हैं। इसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका सोल मोटिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस पता करके बताना। मतलब अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी काम कैसे कर रही है और क्या क्या काम कर रही है, आपका मतलब है सिर्फ उसका नफ़ा और नुकसान देखना, ठीक है। दूसरी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, ये होती है आपकी हायर स्टडीज़ में होती है, ग्रेजुएशन में पढ़ी जाती है। और तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट रिड्यूस करना सीखते हैं कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस करी जाए, या फिर कॉस्ट कंट्रोल कैसे करी जाए, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग में हमको काम देती है। ये टॉप अथॉरिटीज़ या फिर जो CEOs लेवल के और मैनेजर लेवल्स के लोग होते हैं उनके काम की होती है। तो डिसीजन मेकिंग होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है में होता है हमारा कॉस्ट रिड्यूस एंड कॉस्ट कंट्रोल। जैसे कि अब मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे कि अब बेंचमार्क है कि इस पे इतने ही रेट पे हम कस्टमर हमारा सामान खरीद रहे हैं, इससे महंगा हमने किया तो वो किसी और लोग के पास चले जाएंगे सामान खरीदने के लिए। तो अब उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा कमाएं, वो क्या कहते हैं, अपनी लागत कम करना चाहते हैं,
तो लागत कम करने के लिए वो या तो अपनी कॉस्ट को कम करेंगे। अब कॉस्ट कैसे कम होगी? जैसे मेरे पास 200 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत सिर्फ 150 एम्प्लॉयज़ की है और मेरे पास 200 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं उन 50 एक्सेस एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दूंगी, ताकि मेरी जो कॉस्ट है, जो मेरा सैलरी देने का पैसा है, वो बचेगा। ओके, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ये हायर स्टडीज़ में होती है, ये आपके मतलब की नहीं है, जस्ट फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, ये भी हायर स्टडीज़ में आती है, तो ये भी आपके मतलब कि अभी नहीं है, सिर्फ थ्योरी में एक ही लाइन की इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ताकि आपको एग्जाम में आपके आंसर देने के काम आए। ओके, तो अभी इसके कॉन्सेप्ट यहीं हाथ हम लोग ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो टर्म्स जिससे आपको फेमिलियर होना चाहिए अकाउंटिंग समझने के लिए, वो करवाऊंगी, और सेकेंड चैप्टर के जो कुछ रूल्स हैं या फिर कुछ सिंपल फॉर्मूलेज हैं, लाइक जैसे इनकम कैसे बनता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कैसे बनती हैं, वो चीज़ मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो सेकंड चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है समझने में तो मैं आपको समझा दूंगी, अदरवाइज उसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छे से समझाना चाहती हूँ आपको। और आपके सेकंड चैप्टर में जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि हमने भी जब ग्रेजुएशन में पढ़ी थी तो हमें बहुत अच्छे से समझाई गई थी। तो ज़रूरी है कि आप लोग भी समझो, क्योंकि हमने फेस टू फेस पढ़ा था, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितने अच्छे से हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ाया गया है, उतनी अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊँ या समझा पाऊँ। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। आपको एक चीज़ करनी है, आप अपने कमेंट सेक्शन में, एक तो डिफरेंट स्कूल से अगर आप बिलोंग करेंगे तो मुझे आप अपने एग्ज़ाम्स बताइए कि कब होने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं आपका रिवीजन लेके चलूँगी। क्योंकि अब 5 मंथ्स का पूरा एक बैच लेने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन के हिसाब से ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाती चलूँगी। और आप अपने कमेंट्स में कोई सजेशन हो जो आप देना चाहते हो वो भी दें, ताकि इस वीडियो को मैं आपके लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकूं। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट वरी अबाउट इट, अगर आप पेपर पे कंफर्टेबल नहीं हैं तो नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस बोर्ड पे हुआ करेंगी, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।